Okay, dear boys and girls, now I will explain the poem where the mind is without fear. हमारा मुल्क ऐसा है या हमारा कंट्री ऐसी कंट्री हो जहाँ पर किसी भी तरह का खौफ और खतरा नहीं हो. So where the mind is without fear and the head is held high, where the mind is without fear. So, as I said earlier, this is the prayer. So Rabindranath Tagore asks, his country must be the place where everyone live without fear, without any dangers, and same times the head is held high, means they must have their own respect, self-respect. People should feel proud. People should have the nationalism. लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट दिया जाता है, जहाँ पर रहने पर हमें फख्र महसूस हो रहा है. वी फील प्राउड. सो द कंट्री मस्ट बी अ प्लेस, हमारा मुल्क वो जगह है जहाँ पर लोगों को किसी भी तरह का खौफ और डर ना हो, और लोग जो है वो मस्ट लिव इन अ सेल्फ रिस्पेक्ट मैनर. लोगों को अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपने जानो माल की हिफाजत का एहसास हो. तो हमारी कंट्री कैसी है? हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पर मतलब ये विश कर रहे, दुआ मांग रहे कि इंडिया शुड बी प्लेस वेयर दे एवरीवन शुड लिव विदाउट फियर एंड एवरीवन मस्ट फील प्राउड, मस्ट फील ऑनर, देयर डिग्निटी मस्ट बी सेफ. सेकेंड, वेयर नॉलेज इज फ्री. नॉलेज इज फ्री मीन्स एवरीवन कैन अचीव द नॉलेज, या नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेस हो हर किसी तक. और डेफिनेटली आज आप लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी नॉलेज, प्राइमरी एजुकेशन, इट्स फ्रीली अवेलेबल. नाउ वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. और ये हमारा मुल्क जो है, ये हमारा मुल्क कैसा होना चाहिए? देखो, इन्होंने कंट्री को वर्ल्ड के नाम से पुकारा है, यानी हम हमारे मुल्क से कंट्री के लिए, हमारा जो कंट्री है वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल साबित कर सके. और क्या एग्जाम्पल प्रूफ करना चाहते हैं? हमारा मुल्क जो है वो टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो. फ्रैगमेंट्स मीन्स स्मॉल पार्ट्स है ना, ब्रोकन ऑफ, जो टुकड़े में क्या हो, सेपरेटेड हो फ्रॉम समथिंग, एक दूसरे से अलग अलग हो, जुदा जुदा हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट्स, स्मॉल पार्ट्स और ब्रोकन ऑफ लाइक दैट, टुकड़ा. तो उन्होंने ये दुआ की है कि हमारा मुल्क जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, टुकड़ों में डिवाइडेड ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी हमारे मुल्क में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब a division on the basis of religion, caste, class और color, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, डिस्क्रिमिनेशन. तो हमारा मुल्क जो है वो किसी भी तरह की कलर को लेकर, किसी भी तरह की जात पात को लेकर, it should not be divided on any division of religion or caste or class or color. Okay, in the societies and in the countries, between societies and countries जो है वो इस तरीके के चीजों में हमारा मुल्क टुकड़ों में बटा हुआ ना हो. So understood, fragments means small parts and narrow domestic walls से यहाँ पे क्या मुराद है? यहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल से मुराद है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन,
कास्ट, क्लास एंड कलर, जिसको मैंने कहा ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, मजहब को लेकर, कलर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर या नस्ब को लेकर. ओके, नेक्स्ट लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी हमारा मुल्क ऐसा हो जहां पर हर कोई सच बोले, हर कोई सच के साथ रहे. whenever a person speak, whenever a person deliver anything, it must come from the depth of their hearts, उनकी दिल की गहराइयों से वो वर्ड निकले. and once the word comes from the depth of heart, जब दिल की गहराई से कोई वर्ड आता है तो वो क्या होता है, बनावट से, किसी भी तरह के शो ऑफ से, बनावट से क्या होता है, खाली होता है. तो वर्ड्स क्या होता है, क्या होना चाहिए, ट्रूथफुल. कैसे होना चाहिए, सच अल्फाज, एकदम सच वाली बात जो है वो कंट्री के लोग बोले. इन द नेक्स्ट लाइन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क्स वी आर डूइंग, वॉट एवर एफर्ट्स वी आर मेकिंग, फर्स्ट ऑफ द ऑल दे मस्ट बी टायरलेस, कंटिन्यूस एफर्ट्स होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी देर काम किए, देन वी गॉट टायर्ड और फिर हमने वो काम छोड़ दिए, फिर दूसरा काम स्टार्ट किया. इट्स नॉट लाइक दैट. वॉट एवर वर्क वी हैव स्टार्टेड, इट मस्ट बी कंटिन्यूसली. It's called tireless striving. Tireless striving means efforts, continuous efforts. Tireless striving means continuous efforts, है ना. And struggle stretches its arms. तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम क्या हो, towards perfection, कामयाबी तक पहुंचे, कामयाबी की मंजिल तक वो पहुंचे. ऐसा ना हो कि we have started a very hard work but it doesn't become succeeded, वो कामयाब ना हो, ऐसा नहीं हो. बल्कि क्या हो, whatever works we are doing, first of the all वो क्या होगा, टायरलेस होगा और स्ट्राइविंग होगा, जद्दोजहद होगा, एफर्ट्स होगा. और बाद में क्या, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी वो अपने आर्म्स को परफेक्शन की तरफ लेकर जाए. तो ये एक मुहावरा है. इसका मतलब होता है वॉट एवर वर्क्स वी आर डूइंग, वो क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए. नेक्स्ट लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस इट्स वे. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम आपको पता है जो रिवर होती है या ट्रिब्यूटरीज होती है, छोटी छोटी जो नहर होती है ना, नदी जो होती है, वो क्या हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. जैसा आपको पता है नदी के पानी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लियर एंड क्लीन होते हैं. तो हमारे जो सोच है, वट एवर वी आर थिंकिंग, वट एवर वी आर आइडियाज वी आर हैविंग, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए. इट मस्ट बी अ लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए. तो जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो सोच की जो धारा है वो स्टार्ट तो हमने किए, लेकिन वो नॉट लॉस इट्स वे, वो अपना रास्ता खोना नहीं चाहिए. into the dreary desert sands of dead habit. dreary means dull, dreary means dull. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि लेट मी एक्सप्लेन यू, ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो सोच है, जो भी हमारी आइडियाज है, वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ द ऑल क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए. और अगर वो लॉजिकल होगी तो ही हमारी आइडिया क्या होगी, कामयाब होगी. अगर इलॉजिकल होगी तो क्या होगा, वो इलॉजिकल जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी सुपरस्टिशन में, किसी भी ब्लाइंड बिलीफ में जाकर क्या हो जाएगी, अपना रास्ता खो देगी. हम जो सोच रहे हैं वो सोच लॉजिकल होनी चाहिए. हमारे अंदर से सुपरस्टिशन, हमारे अंदर से अंधविश्वास और जो ब्लाइंड जो फेथ है, जो ब्लाइंड फेथ है, किसी भी चीज को आंख बंद करके मान लेना, यकीन कर लेना, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. हम ऑलवेज क्या हो, लॉजिकल सोचिए. जो भी हम सोचिए वो क्या हो, लॉजिकल हो, उसके पीछे कोई रीजन हो, कोई लॉजिक हो.
So understood, where the clear stream of reason has not lost its way. हमारा मुल्क ऐसा हो जहाँ पर लोग जो सोच रहे हैं उनकी जो रीजन हो वो एक तो फर्स्ट ऑफ द ऑल कैसे हो, क्लियर स्ट्रीम की तरह हो. सेकंड, वो लॉस नहीं होना चाहिए, वो अपना रास्ता खोना नहीं चाहिए. और किधर जाके खो सकती है नदी, कहाँ जाकर? अगर जो नदी है वो समुन्द्र में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अपने रास्ते पे जाएगी, अपने मंजिल पे जाएगी. और अगर वो रेगिस्तान में चले जाएगी तो नदी भी जो है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है. डेजर्ट में जाएगी तो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी ना. तो ऐसे ही हमारी जो सोच है, हमारी जो आइडियाज है वो क्या हो, लॉजिकल हो. और वो किसी भी तरह की डल और किसी भी तरह की जो है क्या बोलेंगे जिसको, यहाँ पे एक वर्ड है डेड हैबिट, यानी गैर आबाद जगह पे, सुनसान जगह पर जाकर वो अपना रास्ता खो नहीं. जिसको हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर जाकर आगे कोई रास्ता ही नहीं है ना. जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए एक चीज बता सकता हूँ, ओल्ड ट्रेडिशन है या जो रिचुअल्स है या जो ओल्ड कस्टम्स है जो नुकसानदेह है, ये हमारी सोच ऐसी ओल्ड ट्रेडिशन में जाकर गुम नहीं हो जाना चाहिए, खो नहीं जाना चाहिए. जो भी हम सोच रहे हैं वो लॉजिकल हो, क्लियर हो, नदी के जैसा साफ हो. और जिस तरह नदी समुन्द्र में जाके अपना रास्ता बनाती है, अपने मंजिल तक चली जाती है, वैसे हमारी सोच जो है वो किसी भी ओल्ड ट्रेडिशनल, किसी भी रस्म और रिवाज में जाकर घुल मिल नहीं जाए अपने, बल्कि वो क्या अपनी मंजिल तक पहुंचे. आगे बोलना चाह रहे, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी into ever widening thoughts and action. Where the mind is led forward, हम जो सोच रहे हैं ना, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है वो क्या हो, कामयाबी की तरफ जाए. वो क्या हो, कामयाबी की तरफ जाए. हमारी जो आइडियाज है, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो नजरिया है वो क्या हो, कामयाबी की तरफ, आगे की तरफ जाए, है ना. एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, हमारी सोच ये जो है वो क्या हो, एवर वाइडनिंग. बोरो नैरो माइंडेड नहीं हो, नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए. और इसमें होता है व्हाट हैपन, इसमें होगा क्या, बिकॉज इफ आई एम थिंकिंग समथिंग एंड माई कंट्रीमैन इज थिंकिंग समथिंग, तो देयर विल बी टू डिफरेंट थॉट्स. क्या होगी, दो अलग अलग थॉट्स होगी. एंड यू नो दैट अगर दो अलग अलग थॉट्स है तो क्या होगा, टकराव होगा, क्लैश होगा. और क्लैश जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में तब्दील हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग है, हमारे जो ख्यालात है, जो आइडियाज हो, वो लेट फॉरवर्ड बाय थी. गुदा से बोलना चाहते हैं कि आपके जरिए वो तरक्की की तरफ जाए. और किस तरफ जाए, एवर वाइडनिंग, वो एवर वाइडनिंग हो. कैसे हो, ब्रॉडनिंग हो, ब्रॉड माइंडेड हो. किसी की सोच से, किसी के ख्यालात से, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी आइडियाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या और एक क्लैश हो रहे हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं क्या करूं, उसकी भी आइडियाज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी आइडियाज को उस तक पहुंचाओ. तो ये बोलना चाह रहे, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी, आपके जरिए, थी मतलब यू, खुदा को बोलना चाहिए आपके जरिए हमारा माइंड, हमारी सोच क्या हो, तरक्की की तरफ आगे बढ़े. लीड का सेकंड फॉर्म लेड. इनटू एवर वाइडनिंग, ब्रॉड माइंडेड जो है वो थॉट्स एंड एक्शन की तरफ हमारी माइंड, हमारा ख्याल जो है वो, हमारी सोच कैसे हो, थॉट्स और हमारा एक्शन जो वो कैसा होना चाहिए, एवर वाइडनिंग, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए. आगे बोलना चाहिए, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक. बोलना चाह रहे कि ओ खुदा, गॉड को आप जो वो खुदा फादर के नाम से बुला रहे कि ओ मेरे फादर, ओ मेरे खुदा, मेरी कंट्री को जगाओ, मेरी कंट्री को क्या करो, बेदार करो, मेरी कंट्री को बेदार करो. किस में बेदार करो, किस जगह लेके जाओ, मेरी कंट्री को ऐसी जगह लेके जाओ हम कि मेरी कंट्री हेवन ऑफ फ्रीडम हो. क्या हो, हेवन ऑफ फ्रीडम. और हेवन ऑफ फ्रीडम बोलने का मतलब ये है जहाँ पर मेरी सोच, वट एवर आई एम थिंकिंग and whatever my other countrymen is thinking, they must be a different, but different होने के साथ साथ में वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्लैश नहीं हो. एंड सेकंड थिंग, वो इंस्पायर कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री वालों को क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, उनके अंदर एक तरह का मोटिवेशन ला रहे हैं कि कंट्री जो है वो एक ऐसी जगह पर बेदार हो. हमारी कंट्री में बोथ जो है वो पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली जो है वो आज़ादी आनी चाहिए.
क्योंकि काफ़ी टाइम से 200 ईयर्स से जो है वो कंट्री क्या थी, अंग्रेज़ों के गुलाम थी। और जब कोई कंट्री गुलाम होती है, कोई कंट्री जो है वो स्लेव होती है, तो पॉलिटिकली तो वो गुलाम हो ही जाती है। उसका जो सोच होता है ना कंट्री के लोगों का, वो पॉलिटिकली तो होता ही होता है, वो उसके असर में, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इंटेलेक्चुअली जो हमारी अकल है, हमारा जो दिमाग है, वो भी क्या होता है, सामने वाले का गुलाम हो जाता है। जैसा वो सोचता है वैसा हम सोचते हैं। तो इन्होंने दुआ की है, इन्होंने अपील की है, इन्होंने गॉड से प्रेयर की है कि ओ खुदा, मेरी कंट्री को जो है वो एक ऐसी हेवन ऑफ फ्रीडम में लेके जाओ, हमारी कंट्री को एक ऐसे मुल्क बना दो जहाँ पर कंट्री के लोग जो है 2 साल से गुलाम थे, 250 साल से गुलाम थे, अब वो आज़ाद, उनको ऐसी आज़ादी दो जो पॉलिटिकली भी आज़ादी हो और इंटेलेक्चुअली भी आज़ादी हो, कि कंट्री के लोग खुद कुछ ऐसा सोच सके, ऐसी सोच पैदा कर सके जिससे कंट्री तरक्की की तरफ आगे बढ़े। और पॉलिटिकली भी आज़ादी हो कि खुद का मुल्क हो, खुद का कंट्री हो, जहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इनटू दी हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। वो बोलना चाह रहे हैं कि ओ खुदा, मेरी कंट्री को हेवन ऑफ फ्रीडम में लेके जाओ। और हेवन ऑफ फ्रीडम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पर 2 लोगों की सोच एक दूसरे से टकराए लेकिन आपस में कोई क्लैश नहीं हो, हम एक दूसरे की सोच को एक्सेप्ट करें और बोथ पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली भी जो है वो हमारी कंट्री के लोग क्या हो, आज़ाद हो जाए। जैसा मैंने कहा कि बहुत सालों से हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों की मातहती में था, अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो बोथ पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअल जो है हम अंग्रेजों क्या थे, दबाव में थे, उनके इन्फ्लुएंस में थे, हम उनके मातहती में थे। तो अब हमारी कंट्री अगर आज़ादी दे रहे हैं तो या खुदा हमारी कंट्री को ऐसी आज़ादी दे जहाँ पर हम खुद पॉलिटिकली भी आज़ाद हो जाए और हम हमारे दिमागी तौर पर भी अंग्रेजों की गुलामी से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, so this was the explanation and this is for the day first. So I have explained you the extraction and the introduction of Rabindranath Tagore. Then I have explained you the summary in a very easy language and I have given the explanation of this passage. These two are in a very easy language, mixed language में आपको मैंने बताया है. So boys and girls, इसको आप सुनिए, इसके अंदर से जो है वो you can create your own views also. आप खुद भी इसके अंदर से अपने अपने views क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. Now your job is that for day 1, इसमें जो hard words है ना, वो हार्ड वर्ड्स को याद करो, उसके मीनिंग्स याद करो, उसके अपोजिट याद करो, बिकॉज somehow 1 और 2 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चंस आता है वोकेबलरीज में. तो अगर आपने आज के दिन में ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिए है और जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो आपको अंदर जो मटेरियल दिया गया उसको अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपको फायदा क्या होगा. और जो समरी है, समरी इज गिवन, वो भी आपने बाय हार्ट कर लिए है या अपने ऑन से उसको क्रिएट किए, लिखे है, प्रैक्टिस किए है, तो इफेक्ट इसका फायदा ये होगा कि आपको पता है एक 5 मार्क्स का जो है वो कॉम्प्रिहेंशन आता है, कोई भी पोएम में से आता है. तो अगर आपने इसको याद कर लिया तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका 5 मार्क्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. वोकेबलरीज याद कर लिए तो 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया. सो बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच. आपने जो है वो ध्यान से लेक्चर सुना. Thanks again, and I hope you have understood the summary, understood the introduction of Rabindranath Tagore and explanation. Inshallah, day 2 I will explain some question answers. Okay, goodbye, Allah Hafiz, see you, fi amanillah. Okay, dear boys and